जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने एक दफ़ा फिर यहाँ पे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टेट जाते हैं क्योंकि जनाब एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी ये क्रिकेट टीम जो है ना, जो उसका न्यूजीलैंड में हशर हुआ है, पूरी कौम उनसे नाराज़ है। और जिस दिन कौम नाराज़ हो तो फिर उस दिन मेरा डॉक्टर नुमान नियाज़ से बेहतर आपकी नाराज़गी को रिफ्लेक्ट कोई नहीं कर सकता। मतलब गेम को टेक्निकली तौर पर एक होता है गेम को समझना, खेल को एंजॉय। मेरे जैसे लोग ऐसे खेल को एंजॉय कर लेते हैं, अब तो वो भी एंजॉयमेंट भी नहीं रही। कुछ लोग होते हैं गेम को समझते हैं। अच्छा, फिर उसका अगला नेक्स्ट लेवल होता है गेम को टेक्निकली तौर पर समझना, बैट्समैन को, पिचेस को, प्लेयर्स को, उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस। ये बहुत बड़ा एक आर्ट होता है। इनसे पहले मैं जिस ये बंदे से मुतासर था इस सवाल से, वो डॉक्टर जफर अल्ताफ़ साहब थे। वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी रहे, वो सेलेक्टर भी रहे, बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, उसके क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे 99 वर्ल्ड कप। तो और बहुत सारे वो कमाल आदमी थे। हम दोनों के पीर भाई कह लें, हम पीर भाई भी लगते हैं कि हमारे वो मेंटोर थे, दोस्त थे। उनके बाद अगर मैं समझता हूँ, जो मेरे अगर मेरी राय है, आपकी अपनी राय हो सकती है, वो डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब है। तो मैं कि इन्हीं को बुलाया जाए, आज इनसे गुस्सा कावड़ वो निकलाई जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। नो भाई, ये मेरा एक्चुअली प्लेजर है कि आई एम हियर। नहीं, यू आर वेरी काइंड सर। जब भी आपसे रिक्वेस्ट किया, आप सारे काम छोड़ के आ जाते। हालांकि आपकी बहुत सारी इतनी मसरूफियात है। बल्कि मैं ये भी बताता चाहूँ आप लोगों के लिए, मुझे बताना चाहिए ऑन कैमरा अच्छी चीज़ें। मैंने डॉक्टर साहब को कहा था, आई एम वेरी फेयर मैन इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। ये मैं चलो मुझे पोस्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आपको कोई अजीब सा लगेगा अपना मुँह मियाँ मिठू बनने दे मुझे। फाइनेंशियल डीलिंग में मैं वेरी क्लियर, ये प्रोफेशनल हूँ, फाइनेंशियल हूँ मैं, इन पे इनकी इंटेग्रिटी पे। मैंने डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की थी, मैं कि डॉक्टर साहब आप हैं, मेरे साथ वीला किया करें। जो भी वीला के पैसे आएंगे हम 50-50 कर लिया करेंगे। एंड डॉक्टर साहब स्ट्रांगली रिफ्यूज्ड। सर ये बड़ी चीज़ होती है, ये मसला नहीं है। मैंने कहा आपकी इनकम है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, मुझे भी तो पैसे आने हैं कहीं ना कहीं से, तो मैं कोई वो नहीं दे रहा। आप मेरे साथ हाफ जो है ना मैं आपको दूंगा। डॉक्टर साहब ने सख्ती से कहा नहीं, इसके लिए इट्स नॉट अबाउट ज़्यादा पैसे हैं थोड़े हैं। बात यह है कि बंदे की, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बाज़ वो चीज़ें होती है। मैंने बड़ा फेयरली ऑफ़र की, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा, और हर दफ़ा इन्होंने रिफ्यूज़ किया। हालांकि बाज़ मेरे साथ कोई दोस्त ऐसे आज मैं उनको भी पेशकश करता होता हूँ कि यार अगर हमें आ रहे हैं तो आपकी वजह से आ रहे हैं, तो आप भी हैं। सॉरी ज़रा बात किसी और साइड पर चल गई, तो मैं डॉक्टर साहब के ये भी बता दूँ। सर जी पूरी कौम नाराज़ है। सर कौम को नाराज़ नहीं होना चाहिए और कौम को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये मैं कोई जज्बातियत में नहीं कह रहा, ये मैं आपको अभी एविडेंस के साथ प्रूफ करके आप कह रहे हैं। और हमने बड़ी मेहनत के साथ इसको तबाह किया है, इसको बर्बाद किया है, इसको गिद्धों की तरह नोच नोच के खाया है। और अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम हैं। तो अगर अब आप लोगों की ये अरमान है कि ये पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए किसी आईसीसी टूर्नामेंट के या एशिया कप के, तो ये खाम ख्याली है। इस वक्त एशिया में, बल्कि दुनिया में, वो तो खैर नंबर 1 टीम भारत की है, और एशिया में नंबर 2 टीम जो है वो अफगानिस्तान की है वाइट बॉल। अच्छा जी, आप उनके करीब नहीं आते। रियली? फिर अब आपके ये आलम हो चुका है कि बड़ी टीमें आपको मौके ही नहीं देंगी कि वो आप उनके साथ खेलें। सो अभी जो अगली आइटिनरी आ रही है, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने कोई 8 T20 बांग्लादेश के साथ खेलने, 3 वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने, 3 अफगानिस्तान के साथ खेलने और 3 आइलैंड के साथ खेलने, और 2026 आ जाएगा। और कोई बड़ी टीम, कोई बड़ी मतलब टीम इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका, तो नुकसान है ना उन टीमों को आपसे खेलने का। क्राउड नहीं आता। क्राउड के अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में नुकसान होगा, आपकी इनकम में नुकसान होगा, ब्रांडिंग में आपके नुकसान होगा। सो वो क्यों आएंगे? ठीक हो गया। तो ये तो आप बम शायद, मतलब हमारे सरों पे बम दे हमारे डॉक्टर साहब। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो गई। अब क्यों हो गई? हुआ ये है जी कि हम ना कोई सन 2000 के बाद से वो जो मैच फिक्सिंग की इम्प्लीमेंटेशंस हमने नहीं की थी ना, जस्टिस कयूम की रिकमेंडेशन, बल्कि उस रिपोर्ट में तो कहीं हमने 2 प्लेयर्स को बचाया भी था सियासी प्रेशर्स की वजह से, और उनके जो लाइफ बैन्स हैं वो हमने ओवरटर्न करवाए थे। तो वो अब हम खमियाजा हम भुगत रहे हैं। वो तो हुआ जो भी हुआ। अब हुआ क्या है कि क्रिकेट होने लग गई एवॉल्व, क्रिकेट हो गई कमर्शियल। तो पहले एक ज़माने में आपको पता होगा एमेच्योर और प्रोफेशनल होती थी, फिर प्रोफेशनल क्रिकेट में भी एवोल्यूशन आई कि साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक। तो जो अब आप उसको कह लें, जो पिछले अदवार थे उसमें स्किल बेस्ड क्रिकेट होती थी। स्किल आप में है तो लड़के आते थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ आपके पास। यूनुस खान आ गया एग्जाम्पल, अपना सईद अजमल आ गया, और आप मैच जीत रहे थे। सलमान भट्ट साहब बड़े अच्छे, सलमान भट्ट ब्रिलियंट और बड़ा नॉलेजेबल है। अच्छा, आजकल कितनी अच्छी कमेंट्री करते हैं। नॉलेजेबल आदमी है ना, मेहनती आदमी, गुड कोच। मैं लाइक करता हूं डिस्पाइट ऑल। और सर वो
वो उसका क्या कसूर था जो 1999 का कसूर था, 2000 का, जब आप ही के क्रिकेट बोर्ड ने बचाया था, बजाय कि आप इनको सज़ा देते जो लोग उसमें शामिल थे। खैर एनीवेज, हमने डाइग्रेस नहीं करना। तो हुआ ये है कि मुश्किल पे तो हम एक आधा मैच जीत जाते थे। अब क्या हुआ, आगे चले हम तो क्रिकेट होने लग गई इवॉल्व। T20 क्रिकेट जो शुरू में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी और वो जिसको कहते हैं ना पैशनेट लोगों के लिए थी, नॉट क्रिकेट लिटरेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया तो अपनी कभी अच्छी टीम खिलाता ही नहीं था, इसको इतना नॉन सीरियस लेते थे। वो मार्केट हुई, मार्केटेबल होने के बाद वो इवॉल्व हुई। अब वो जो इवॉल्व हुई तो उसमें मज़ीद एवोल्यूशन आ गई। तो उन्होंने कहा यार ये जो शॉट्स हमने इनोवेट करने हैं, रैम्प शॉट्स मारने हैं, स्विच हिट्स मारनी है, अपने बड़े बड़े छिक्के मारने हैं, ऑफ साइड पर मारने हैं, कैसे होगा? तो साइंटिफिक इंटीग्रेशन हो गई, साइंटिफिक टूल्स आ गए। सो अब क्या है कि जो बाहर के ममालिक और ये जो डेवलप टीम्स हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो एक तो 40 एकड़ पे है। अच्छा। उसमें 3 स्टेडियम्स हैं, A, B और C। उसमें फ्लड लाइट्स का बंदोबस्त के अलावा नाइट ब्रॉडकास्ट का भी बंदोबस्त है। 86 पिचें हैं, मुंबई की रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके बाद वो उड़ीसा की कोई सॉइल है वो है, उसके बाद वहाँ पे बायोमैकेनिक्स की लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक सेंटर है, कंप्लीटली इक्विप्ड मेडिकल पैनल है। मेडिकल पैनल डिप्लोमा होल्डर ने जो PCB रखता है और इनको प्रायोरिटी भी नहीं पता। उधर इंजरी प्रिवेंशन का एक अलहदा जो है निज़ाम है, वहाँ पे न्यूट्रिशन का अलहदा निज़ाम है, और ये एक्सेसिबिलिटी है। फिर उधर वो हाइड्रोलिक्स के लिए फिर स्विमिंग पूल्स हैं, इस किस्म के जो कि साइंटिफिकली फ्लो होता है जिनका मैनेज किया जाता है। तो वहाँ पे थिएटर्स हैं, वहाँ पे लेक्चर थिएटर्स हैं, वहाँ पे ये सारा वर्चुअल रियलिटी है। तो अब आप खुद सोच लें कि इंडिया में एक सेंटर में 86 पिचेस हैं और आप एक मकबरा बना के कदाफी स्टेडियम को 8-10 अरब का, जिसमें आप पाकिस्तान की क्रिकेट को दफनाने जा रहे हैं। कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया कंक्रीट का, लेकिन जो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आपने नहीं बनाया। अब आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अब है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हर प्लेयर का एक रोल डिफाइंड है, वो सुपरा स्पेशलिस्ट है अपने रोल में। ये जो ग्लेन फिलिप्स कैचेस पकड़ता है, आपको फिटनेस पता थी कि बॉलर फिट होना चाहिए, बैट्समैन फिट होना चाहिए, नो। अब फिटनेस का कॉन्सेप्ट है सुपरा फिटनेस, ठीक है, सुप्रीम फिटनेस। वो क्या है? वो ये है कि उसकी इतनी कोर स्ट्रांग की गई, इतनी बैक स्ट्रांग की गई, वो जब पॉइंट पे खड़ा होता है या बैकवर्ड पॉइंट पे उसकी ग्रिप है ऐसी, तो हवा में अपने आप को डायनामिकली बैलेंस करता है, तो वो स्पेक्टेकुलर कैच पकड़ता है। अब वो सिर्फ ग्लेन फिलिप्स नहीं है, अब इसी T20 सीरीज में एक लड़का खेला उनका टॉम रॉबिन्सन, उसने भी उसी तरह का कैच लिया। वो तो हारिस रऊफ ने भी लिया एक बड़ा स्टनिंग कैच। हारिस वो फिट है, नेचुरली फिट है, उसका आपका कमाल नहीं है, बट वो फिट है, ठीक है जी। अब ये फिटनेस हो गई, सुपर फिटनेस। उसके बाद बैटिंग फिटनेस है, बॉलिंग फिटनेस है, इंजरी प्रिवेंशन है, इंजरी रिहेबिलिटेशन है। अच्छा, इस पे ये बड़ी आपने एक बैकग्राउंड बताया जो। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट एलिमिनेट हो गई है, अब टीयर क्रिकेट आ गई है, और वो शुरू से बच्चे को, हमारी भी स्कूल और कॉलेज नहीं रही, वो भी नहीं सर, वो अब क्रिकेट बोर्ड अब उधर भी पैसे लगाने जा रहा है ना, अब जा रहा है। हाँ ओके। तो अब उधर से उनको शहजादे मिल जाएंगे जो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। ये बताएं, ये जो अभी हमारी टीम गई थी, मैं ये चाहता हूँ कि इसको कम से कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लें। वो ये है कि अभी जो हमने देखा T20 में लड़के गए थे, नए लड़के लेकर गए, हसन नवाज़ लेके गए, हमारे लिया से थे, बड़ा मतलब लोगों का ख्याल था कि उन्होंने एक सेंचुरी की भी सही, उनका मतलब है रेट के, उनका स्ट्राइक रेट देखें वगैरह। बाकी भी मुझे याद पड़े डॉक्टर जफर ताब साहब कहते थे, आपसे भी कहा होगा, आपके शोज़ में आते थे, कि किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को चेक करना होना कि उसका वो बैट्समैन इन रियल सेंस है, तो 2 पिचेज़ हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही कहते थे। वो हमेशा कहते थे कि वहाँ पे आपके बैट्समैन की औकात का पता चल जाता है, कितना टेक्निकली फिट है, कितना बड़ा बैट्समैन है, या जो भी बॉलर तो साफ ज़ाहिर है वो वहाँ जेल करते ही थे क्योंकि पिचेस बड़ी फास्ट हैं, या बाउंस आता है, या जो भी है। ये जो लड़के लेकर गए थे, क्या इन्होंने फ्यूचर तबाह करना था कि इन्होंने जाकर सीधा उनको न्यूजीलैंड की पिच पे डाल दिया या ऑस्ट्रेलिया में डाल दिया, या उनका ख्याल था कि यही मौका है, डू और डाई वाला हिसाब है कि पता चल जाएगा? हाउ डू यू सी दैट द सिलेक्शन जो लड़के गए हैं? रोबे 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो मैं मान ही नहीं सकता कि अजहर अली 97 टेस्ट खेला हो, असद शफीक 77 टेस्ट खेला हो, और आकिब जवेद का इतना एक्सपीरियंस हो। ठीक है, वो 2 अजीब से नल्ले से उन्होंने रखे हुए हैं साथ सेलेक्टर्स, कि वो इस किस्म की टीम सेलेक्ट करते कि चैम्पियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर
और वो भी फ़खर जमान, एक ओपनर जो कि आपने रखा ही नहीं हुआ था अपने फ्रेमवर्क में, साइम इंजर्ड हुआ तो आप ले गए, मैं नहीं मान सकता। अब ये जो न्यूजीलैंड वाली टीम को छोड़ें, अक्टूबर 27 को गालिबन जो है ना इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे पीसीबी के, और उसमें से 5 लड़के आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इस वक्त आपकी टीम का हिस्सा है। तो अब आप प्लानिंग देख लें। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लड़कों में काबिलियत ही नहीं है कि ये इंटरनेशनल मैदान में उतर सकें। अच्छा, आप तो सिलेक्शन की तो एक बात होगी कि राइट सिलेक्शन और रॉन्ग सिलेक्शन, कि आपने डीप एंड ऑफ द सी न्यूजीलैंड में इनको बंच को डाल दिया, वो रीज़न क्या है? जब आप चैम्पियंस ट्रॉफी में आपकी दुर्गत बनी तो फिर ये सिलेक्टर्स या आकिब जावेद के बस में नहीं था, ये फिर फ़ोन आते हैं अच्छा, कि अब वी वांट न्यू टीम। वो न्यू टीम में जो लड़के आपको नज़र आए, आपने अक्टूबर 27 से लेके आज तक 33 लड़के खिला दिए पाकिस्तान, 33 बॉयज़, ठीक है, ये 6 माह में। हाँ। अब खुद सोच लें आप यार, फिर इन लड़कों में स्किल सेट ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से सिंक कर सकें। अभी ये जो न्यूजीलैंड की टीम थी उनके 16 लड़के अवेलेबल नहीं थे, ये 17वें से शुरू होती थी। अच्छा, सवाई कप्तान के वो खेलता है, तो ये उनका स्टैंडर्ड था टीम का। जो T20 का बॉलर था वो वनडे में पंजा लगा रहा है, ठीक है, और वनडे में जो पंजे लगा रहा है उसको क्लब में न्यूजीलैंड ने खिलाया, जो कि वो अभी मजबूरी थी कि उनके पास बॉलर्स नहीं थे, मैट हेनरी वगैरह। तो ये एक रीज़न है। तो अब हुआ क्या है कि आपकी जो अभी आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाई थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लड़का है मोहम्मद हुरैरा, शुएब मलिक का नेफ्यू है। हुरैरा ने 300 किया हुआ है फर्स्ट क्लास में, 200 किए हुए, और आपने कमरान गुलाम खिलाया था। वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए फारिग हो गए क्योंकि उनकी टेक्निक ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो रेलेवेंट ही नहीं है अब इंटरनेशनल क्रिकेट के मैं साथ। डॉक्टर साहब की बात काट रहा हूँ, सॉरी, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि यहाँ को 300 कर ले पाकिस्तान में, कोई स्ट्राइक रेट 200 का रख ले T20 में, वो डबल सेंचुरीज मारे, ट्रिपल मारे, कुछ मारे, इट्स यूजलेस। द मोमेंट यू लैंड इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन इंग्लैंड, तो आप तो फारिग हैं। तो फिर आप इस तरह की पिचेस पाकिस्तान में क्यों नहीं बने? जाए हमने यहाँ पे आपको याद है स्पिनर के पिच बना के मुल्तान टेस्ट जीत लिया, बल्ले बल्ले बल्ले। मतलब अगर आपने यहीं पे जंगल में मोर नाच और हमने खुद ही देखना है तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ दिस? इंडिया के पास एक टेस्ट क्रिकेटर था विकेट कीपर सबा करीम, उसका बड़ी ज्यादती हुई थी, वो डिजर्व करता था टू प्ले वो इंडिया, लेकिन वो कंपटीशन इतना था उस वक्त कि वो नहीं आ सका। उसको उन्होंने सॉइल एनालिसिस की ट्रेनिंग और एजुकेशन दिलवाई है। सॉइल उधर वहाँ पे उनकी जो है वो लैब है, ठीक है, जिसके मुताबिक सॉइल एनालिसिस होता है और फिर वो पिचेस बनाते हैं इन इंडिया साइंटिफिकली। हमने अब ये जो ऑस्ट्रेलियन हायर किया है ये अच्छा लग रहा है, इसने कोई पिच बेहतर बनाई है। अच्छा, अब आप जो पिचेस की बात करें यार, पिचेस भी बन जाएंगी, बाउंसी पिच भी बन जाएगी। आपके हमारे ज़माने में होता क्या था कि क्लब क्रिकेट जो है वो मेजॉरिटी सीमेंट पे खिलाई जाती थी, और वो जो चाहे अतीक रहमान बॉलिंग कर रहा होता था तो चाहे बरकतुल्ला बॉलिंग कर रहा होता था, गेंद कानों के पास से जाती थी तो आपको बाउंस और टाइमिंग और बैट स्पीड आपकी बड़ी हो जाती थी। ये जो लड़के थे राशिद, इंजमाम, ये सारे जो खेले हैं, बासित, ये सब प्रोडक्ट थे सीमेंट की पिचेस का। अब आप साइड थ्रो से, साइड आर्म थ्रो से प्लेयर को वो करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, हम T20 की भी बात की, हमने देखी सारी बैटली दे वर क्रश्ड। अच्छा, हमें उम्मीद थी कि चलो वनडे सीरीज आ रही है, उसमें तो कुछ एक्सपीरियंस लोग थे, चलो मान लिया कि T20 में नए लड़के थे जिनकी टेक्निक्स के इशू थे, खेलने के इशू थे, मतलब कटुल्लेबाज भी कह लें कि हाँ, टेनिस टेप के लड़के थे, टेनिस टेप के सारे। ये तो उस्मान खान भी टेनिस टेप का। तो आपने सारी भेजी चीज़ें। खैर, यहाँ पे रिजवान भी था, यहाँ पे बाबर भी था, मेन प्लेयर हैं आपके, सारी चीज़ें बाकी भी थे, इसमें नसीम शाह साहब भी हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी साहब हैं, सारे हैं। तो रिजल्ट तो सेम है, मतलब टेक्निक वाले भी भेजें तो भी रिजल्ट वही है, नॉन टेक्निकल भेजें तो भी वही है। तो मतलब वो भी हारे हैं सीरीज, ये भी हारे हैं, तो फिर भाई आपने बड़ी आला बात की है। अब आप ज़रा गौर से सुने कि एक तो क्रिकेट में इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, टीम स्पोर्ट है। तो यू प्ले एंड यू बैट इन पार्टनरशिप्स, यू बोल इन पार्टनरशिप्स। मेरे ऊपर कौन खेल रहा है और मेरे नीचे कौन खेल रहा है, इससे मेरी परफॉर्मेंस ऑन द डे सिचुएशनली इम्पैक्ट करेगी। 2-2.5 साल से बाबर आजम जो है वो रन्स नहीं कर सका। बाबर आजम शुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इन द पाकिस्तान टीम। तो अब आप ये सोच लें कि कितना लैक ऑफ टैलेंट और क्वालिटी होगा कि वो रन्स ना करने के बावजूद 2-2.5 साल से वो पाकिस्तान की टीम में है, क्योंकि वो है एस प्लेयर, एस बैट्समैन है, परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा कि उसके जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बन गए हैं, जो उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, और इंटरनल प्रॉब्लम्स वो कुछ शहर दे लोग भी जालम सा कुछ सन्नू मरंदा शौक हुई सी कि खुद कुछ आधा उसका किया धरा है और कुछ
आपकी मैनेजमेंट का किया धर है। ये वहाँ से तबाही शुरू हुई थी रिजवान लेकिन की। डॉक्टर साहब मैं फिर थोड़ा सा, मुझे पता है मेरे व्यूअर को अच्छा नहीं लगेगा, आप अच्छा बोल रहे हो तो मुझे बात नहीं, सुनना भी बताइए। पड़ता है, लेकिन मैं सब सवाल आ रहा है। तो कोहली को भी 2-3 साल इस तरह के प्रॉब्लम आए हैं, उसके ऊपर कौन खेल रहा था, लेकिन उसके नीचे कौन लेकिन खेल रहा उसको था? उन्होंने टीम से ड्रॉप नहीं किया। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हालांकि बड़ा दबाव था वहां भी, हम सुन रहे थे इंडियन मीडिया, लोगों का, पब्लिक का। आपने मेरी जवाब दे दिया ना, मेरी कोहली बात। को उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा खिलाए, तो बाबर को क्यों ड्रॉप किया आपने मेरी बात ही का जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की मेंटालिटी और उनकी बहुत फर्क है, वो प्रोसेस ड्रिवन है। अब एक दूसरा, उनका क्रिकेटिंग क्राउड लिटरेट है, हमारा पैशनेट है और सोशल मीडिया पे हाँ चलने भाई सर, जो वाला हार जाए तो ठीक है। इंडियन हमारे भाई हैं, वो भी हशर नशर कर देते सर, हैं, अब मीडिया नहीं। भी, आवाम भी, सर अब नहीं, वो नहीं छोड़ते। मैं खुद सुनता रहता हूँ सर उनके चैनल सर वो तो चलता रहता है, वो तो वो चलता है। हमसे ज्यादा गुस्से में होते हैं बाकी, अगर अब हमारे जो लोग इतने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोहली के ऊपर कौन खेल रहा था, कोहली के नीचे कौन खेल रहा था, और ओवरऑल इंडिया की टीम के बेटर लाइन कहाँ पे? रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, हमारे रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ा। एक सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई है कि क्या सिर्फ बाबर आजम का एक रोल है, क्या बाबर आजम ने हर मैच जिताना है? ये जो बाकी गए हुए हैं, इन्होंने क्या वहाँ पे रेडियाँ लगानी है, पुलाव कबाब बेचना है, इनका भी तो एक काम। आइडिया अच्छा है कि क्राउड में अच्छी खासी हाँ, सैलरी हो जाए, यही अब काम कर लें, अब यही कर लें। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, रिजवान कैप्टनसी नहीं संभाल पा रहा, और रिजवान प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर रहा सिचुएशंस को। वाई? क्योंकि उसकी टीम ही नहीं है। ये तो आपकी मैनेजमेंट की टीम भी नहीं है, सिलेक्टर्स की भी टीम नहीं है। तो किसकी टीम है? ये सर वो जो ग्रैम बेल नहीं इन्हें ईजाद किया था, वो जो एक फ़ोन आता है, कहाँ से बहुत सारी सर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं, बड़े बड़ों की चीज़ें हैं, और वो ये करते हैं। ये मतलब है ये टेलीफोन पे ये टीमें जा रही हैं? मेरा तो आपका क्या मतलब, एक स्पिनर और एक ओपनर क्यों हुआ था? अच्छा मुझे क्योंकि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे हमने राणा फ़हीम अशरफ को भी रखना था और हमने खुशदिल को भी रखना था। ये सर एक बताएं, आपसे बेहतर ये कोई नहीं बना सकता। आपको न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बनानी होती, 11 प्लेयर, चले हम लंबे नहीं जाते, आपने 11 प्लेयर बनाने होते, आप सबको जानते हैं, आप क्या टीम बनाते हो सर? अभी जो लेके गए थे ना लड़की, इन्होंने वो भी पूरी तरह नहीं खिलाई। एक तो इब्रार अहमद और साथ ये जो लड़का है सुफियान मुकीम, ये दोनों इकट्ठे खेलते थे। अच्छा, उसके अलावा वनडे में शाहीन अफरीदी को रखना चाहिए था, रिगार्डलेस कि उसकी T20 में क्या उसके साथ हो रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड में कंड्यूसिव कंडीशंस थी। अच्छा, और आपको पता है कि ये इवन हारिस नहीं था वनडे की टीम में, ये बाद में इन्होंने लिया, वन नहीं था। एक तो ये हो गया। दूसरी और एक तीसरी चीज़ ये है कि मैं शाहीन अफरीदी को कहता यार 3 से 4 महीने तुम जाओ, अपने घुटने की रिहेबिलिटेशन कराओ, अपनी बायोमैकेनिक्स ठीक कराओ और वापस आओ, तुम टीम में आओगे। ये नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। वो इनसिक्योरिटीज़ में खेलता गया। एक तो ये, मैं बाबर आजम को T20 में भी रखता, और वनडे की टीम में 2 लड़के आंखें बंद करके आते हैं, शान मसूद, ठीक है, और वो टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, वो वाइट बॉल का बेहतरीन प्लेयर है वनडे का, ठीक है, और दूसरा सऊद शकील। अच्छा, 50 ओवर की क्रिकेट जो है, ओवर रिस्ट्रिक्शंस के अलावा उसमें क्या है कि वो आधा टेस्ट मैच का तरीका है और आधा फिर T20 का तरीका है। सो इट्स अमेलगमेशन कॉम्बिनेशन। वहाँ पे आपको बीच में मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए जो रोटेशन और स्ट्राइक करके इनिंग्स को डीप लेके जाए। आपके पास अब सलमान अली आगा है, उसमें है एबिलिटी, वो अप्रूव हो रहा है। तो मेरी जो टीम इस तरह बनती थी। फिर जो एक और चीज़ है कि मुझे नहीं समझ आई कि मैं शादाब खान को क्यों लेके जाऊँगा जब उसकी 3 विकेटें थी 14 मैचों में। तो शादाब को भी टेलीफोन है आपका, कल सिफारिश? नहीं सर, शादाब के मसला ये कि आपके पास और कुछ है नहीं, और ऑब्वियसली सकलैन का एक इम्पैक्ट है, और शादाब हिमसेल्फ इज़ अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी, अच्छा लड़का है। कहते हैं कि बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी, फील्डिंग भी अच्छी, मतलब बहुत सारा स्कोर, लेकिन वो अब आउट नहीं कर पा रहा ना, तो या तो उसको आप कॉम्पनसेट करें कि उसके साथ कोई तगड़ा स्पिनर और ये ऊपर बैटिंग करें T20 में, फिर बात बनती है। तो आपने तो रैशनलाइज ही नहीं किया, आपने टीम ही अजीब गरीब खिला दी। अब उस्मान खान की मुझे पर्ची नहीं समझ आती, वो टांगें जोड़ के हिट्टें मारना, आंखें बंद करके 131 पे आज वो ब्लाइंड हो रहा था, उससे 131 का बाउंसर नहीं खेला जा रहा था। ये सिलेक्टर जब सिलेक्ट करते हैं ये किसी की, ये महज उसका स्कोर कार्ड देख लेते हैं, या जब मैच देखने जाते हैं उसकी क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, फिर डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब का आ जाएगा, जिक्र आ जाएगा, उसको बगैर आप और मैं रह नहीं सकते, क्या करें, मजबूर। अल्लाह नगरी के रहमत। उन्होंने कहना एक दफ़ा हमको टीम कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकर जानी थी, तो हमने कारदार साहब को इन्वाइट किया कि आप हैं, ज़रा थोड़ा चेक करें कि हमारे पास कौन से लड़के हैं। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 2 बाल देखूंगा इसकी। मुझे आज तक आपको भी उन्होंने शायद वाक़या सुनाया अपने शो में कि एक बैट्समैन की 2 बालें देखूंगा मैं, बॉलर्स की उनकी। तो कहते उन्होंने करवाई,
तो जाते हो कहे कि जफर तुम्हारे पास कोई 1.5 या कोई 2.5 तेरे पास प्लेयर्स हैं पूरे 11 में से। एक उसमें मुझे आज तक याद है, उन्होंने आमिर सोहेल का कहा था, बहुत तगड़ा था। क्या आमिर सोहेल का उन्होंने कहा था, एक और भी कोई मुझे उन्होंने बताया था, मेरे का ये आधा है या कोई इससे कोई 2-2.5 थे, उन्होंने कहा 2-2.5 प्लेयर इनके साथ टीम भेज दें। कहते ब्रेडमैन को भी हमने ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें नेट में देखें, चीज़ें करें। तो ये सेलेक्टर्स जो हैं, मतलब टेक्निक जो बात आप कह रहे हैं, सारी मेरी बात लंबी होगी, हम भी क्रिकेट के मतलब थोड़े से हैं, कि जिस तरह टेक्निक से खेल रहे थे, वो कहते हैं जनाब कि T20 में कोई टेक्निक नहीं है, टुल्ले लगे लगे ना लगे, साइंस है। तो टेक्निक तो मतलब इन्होंने ये जो ये है हमारे सेलेक्टर्स हैं, डू दे गो टू द नेक्स्ट मैच देखते हैं या सिर्फ एक स्कोर कार्ड सामने पड़ा है? हाँ जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अभी तो हमारे सिलेक्टर्स को ये नहीं पता कि डेटा साइंटिस्ट फ़र्क होता है, रियल टाइम डेटा स्पेशलिस्ट फ़र्क होता है, डेटा इंटरप्रेटर क्रिकेट का अलग होता है और स्टैटिस्टिशियन अलग होता है। हमें तो अभी यही नहीं पता। अच्छा, उसके बाद ये जो अभी आपने बात की है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिलेक्शन कमेटीज़ का एक बहुत बड़ा टूल है। उससे वो फोरकास्ट भी कर लेते हैं। अब सिचुएशनली ये लड़का कैसे होगा, साइकोलॉजिकली ये कितना तगड़ा है, फिज़िकली ये कितना तगड़ा है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, किसी को मार्जिनलाइज करना। अभी आपको मैं हैरान करूं, आपके नाज़रीन को भी, BCCI के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, ये इंडियन प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको उन्होंने उनके स्मार्टफोन्स दिए हैं और स्मार्टफोन में ऐप डाली हुई है। वो जब सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, फिर पूछा जाता है हाउ आर यू फीलिंग, उसने बताना है, हाउ इज़ योर मूड, उसने बताना है, ठीक है, हाउ इज़ योर बॉडी, उसने बताना है, फिर एक बॉडी का पूरा नक्शा आ जाता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आ जाता है। उस स्ट्रक्चर में वो कहता है कहीं एक है या कहीं पेन है तो लगाओ, अगर पेन है तो रेड हो जाता है, एक है तो ब्लू हो जाता है, इस तरह वो करता है। उसके बाद क्या खाना है, कैलोरीज कितनी होंगी, ये सारी काउंट रोज़ उनके डाटा बैंक में जा रही है। ये डॉक्टर साहब ये बताएं, अब आप समझें, हमारे यहाँ आपने एक ग्रेड 19-20 का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाया हुआ है जो कि ब्यूरोक्रेट है। आपने जो डोमेस्टिक का क्रिकेट का हेड लगाया हुआ है वो एक DC रहा हुआ है या AC रहा हुआ है, वो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। क्या करें, मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, उनको सारे ब्यूरोक्रेट ही पसंद है, क्योंकि एक आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर जो है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री है उसकी। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने इंटरनेशनल बात की, हमारे यहाँ जब भी कोई इंटरनेशनल वो आते हैं या कोचेज आते हैं जो कि साउथ मॉडर्न क्रिकेट से ज़्यादा, हम पूरी कौम उनके पीछे पड़ जाती है, मीडिया पड़ जाता है, पुराने हमारे साबिक खिलाड़ी पड़ जाते हैं, भाई इनको क्या पता हमारा फलान है फलून है। तो उसके बाद वो जो मॉडर्न क्रिकेट आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब न्यूजीलैंड में अभी वो जो ऑस्ट्रेलियन को उन्होंने भेजा, उनसे बेहतर तो कोई नहीं गाइड कर सकता था आपको न्यूजीलैंड की विकेट्स पे, चीज़ों पे, जो फास्ट बॉलर को भी उनको हमने फार्जिन ने कहा है, उनके जेसन गिलेस्पी साहब जो गए हैं और गैरी मतलब आपने अगर वहाँ से बाहर से आते हैं, जो भी मुझे याद पड़ते, जो भी फॉरेन कोच आए इस टीम को, एक तो अंग्रेजी हमें नहीं समझ आती, हमें वो मसले पैदा हो जाते हैं, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर मीडिया पीछे पड़ जाते हैं, फिर आप और मैं पीछे पड़ जाते हैं, फिर डॉलरों की हम बातें शुरू कर देते हैं, छोड़ें जी लोकल लें, लोकल हमने आकिब जावेद साहब को लेकर, वो कहते हैं हम सीरीज कोई इसके लिए थोड़ा किया। सर वहाब रियाज को एज सीनियर मेंटोर आप 60 लाख रुपये महीना दे रहे हैं, 5 मेंटोर 60 लाख अभी ले रहे हैं, 60 लाख रुपए अभी ले रहे हैं जी। अभी किस चीज़ के मेंटोर के, सीनियर मेंटोर वहाब रियाज, हाँ जी, उसके नीचे 5 और हैं आपके मेंटोर्स, वो 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं, ठीक है। मिसबाउल हक ये 3.5 करोड़ महीना, और उनकी ना KPI है और ना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और वो टीवी पे भी बैठ रहे हैं और वो एडवाइजरी रोल भी कर रहे हैं। असल तो खारजी पाकिस्तान में, ठीक है सर। तो आपको जेसन गिलेस्पी, आपको जेसन गिलेस्पी के $20-25 हज़ार चुभ गए, इनके $18-18 हज़ार नहीं चुभ रहे। एक तो हो गई, चले पैसे इनको ज़रूर दो, इनको डबल कर दो, लेकिन कोई प्रोडक्ट तो दें। 1.25 साल हो गया, क्या दिया? एक। सेकेंडली अभी आपने जो बात की ना, जो फॉरेन कोचेज आते हैं वो प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, एथिकली स्ट्रांग होते हैं, वर्क एथिक्स स्ट्रांग होती है, वर्क एथिक्स स्ट्रांग होती है, वर्क मोरालिटी स्ट्रांग होती है। तो आपका जो बोर्ड की क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है ना, उन्होंने खांचे लगाने हैं। आपके जो इवन ये जो आपके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ना, वो अपनी फ्रेंचाइज से ज़्यादा अब इनक्रोच कर गए हैं PCB के ब्यूरोक्रेटिक अपने खिलाड़ी डलवाने हैं जी। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, सरोगेट भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, आपके मीडिया हाउसेज हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो इनके साथ शामिल हो गए हैं क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी के। आपके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे मलबा ही ये गिरा है कि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था सरोगेट स्पॉन्सरशिप्स पहनने से, और फिर ये पहुंच गए थे पिंडी
और वहाँ से इन्होंने बैन करवा दी थी सरोगेट एडवर्टाइजिंग इन पाकिस्तान। तो आप तो आज यू आर ऑन फायर, आज तो जले बैठे हैं आप। मैं चलूंगा कि जब आप ये हरकतें करेंगे यार। और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भाई आपसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड खेलने को तैयार नहीं है। आप ये जो बंदे थे ये आपके, पैसे किस चीज के दे? ये जो आपके बंदे आए थे दोनों कोचेज, आप हो गए इनसिक्योर, उन्होंने तो सुनना नहीं था। फिर आपने मीडिया यूज़ किया, हमारे भाई लोग तो इनकी जेब में होते हैं ना, आपने मीडिया यूज़ करके उनके खिलाफ कैंपेन की। और यार जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे टस से मस नहीं हो सकते। आपने यहाँ पहले गलत एक्सेप्ट किया था, यहाँ आपका ये आफ्टर थॉट था, आपने उनको फारिग कर दिया। एक तो ये है। फिर आपका ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेट्स जो अंदर बैठे हुए हैं, इनका एक और प्रॉब्लम भी है, ये है इनकॉम्पिटेंट और ये है इनसिक्योर। कि इनसिक्योर के अंदर का ना स्कॉर्पियन बोल रहे, यू आर स्कॉर्पियन स्टार। इनके डॉक्टर साहब का जो स्टार है ना स्कॉर्पियन है। अच्छा, और स्कॉर्पियन आर वेरी लिथल एंड वेरी पावरफुल एंड एनर्जेटिक बट लविंग एज वेल। ये है, तो आपके अंदर का स्कॉर्पियन निकला है। ये है इनसिक्योर। अब इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि हमें काम नहीं आता, हम बैकडोर एंट्रेंट्स हैं, यहाँ ऊपर से पैराट्रूप होके आए हैं, कट फॉर रोल है नहीं, हमें वो ऑफिस सजते नहीं जहाँ पे हम बैठे हैं। तो आप क्यों चाहेंगे कि कोई प्रोफेशनल आ जाए? आजकल की मॉडर्न कोचिंग में कोच और प्लेयर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। बायोमैकेनिस्ट होता है, किनेजियोलॉजिस्ट होता है जो उसकी असेसमेंट्स करता है मशीन पे, उसका सारा कुछ निकालता है, एक्शन की डायनामिक्स निकालता है, डिग्रीज निकालता है, वर्कलोड निकालता है, बॉडी लोड निकालता है। फिर वो कोच को जाके कहता है, और कोच सेवी होता है इन चीज़ों में, कोच को कहता है इसके ये मसाइल हैं, ठीक कराओ। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम उस पर आ रहे हैं आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट को कारमा लड़ गया है। वो कारमा, वो कहते हैं ना कि मतलब हम लोग भूल जाते हैं। इसने हॉकी को तबाह किया, इसने फुटबॉल तो थी नहीं, खैर स्क्वैश कोई खेल बचने नहीं दिया, कबड्डी शबड्डी कख नहीं रहा। अब ये भी अपना एक नेचुरल, इसकी नेचुरल डेथ हो रही है जैसे हॉकी की हो गई। नहीं भाई, इसकी मर्डर हो रहा है, इसका मर्डर हो रहा है। उसका एक रीजन है ना, क्योंकि आप लोग तो देखना छोड़ जाएंगे, बहुत सारे छोड़ गए हैं। आईसीसी जो है वो आपको एक वो देती है, ग्रांट देती है, वो पैसे आपके पास आते हैं। हॉकी में या स्क्वॉश में वो ग्रांट्स नहीं थी। अच्छा, अब आपने क्या किया कि प्रायोरिटीज़ इतनी मिसप्लेस्ड हैं। आपने क्या किया है कि बोर्ड के पास 2023 में टोटल थे कोई 26 अरब रुपया, ठीक है, 23 अरब रुपया, 23 अरब रुपया था उसके इनके कॉफर्स में। आपने 12.5 अरब जो है 22 मिनट में आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिलीज किए हैं, अप्रूव किए हैं फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टेडियम। नया स्टेडियम नहीं बन रहा, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टेडियम। उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ा क्वेश्चन। फिर जब आप जनवरी में पहुंचे 5 बिलियन और हुआ, 23 में से 18 साढ़े 18 बिलियन आपने इसकी रिफर्बिशमेंट पे लगा दिया। पीछे आपके पास क्या रह गया? 5 से 6 बिलियन। हर साल आपका 4 अरब रुपया फर्स्ट क्लास में लग जाता है। आपने सेंट्रलाइज किया हुआ है प्रधानी, अब डिसेंट्रलाइज नहीं करते। तो एट द एंड ऑफ द डे अब आप लोन्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि पीसीबी जैसा इदारा, रियली ये जो कि लोन दिया करता था, ठीक हो गया। आप बैंकों से कर्जे ले रहे हैं। हाँ जी। इसका मतलब ये डॉक्टर साहब जो बता प्रायोरिटीज ही मिसप्लेस। जो पिक्चर आपने पेंट की है, जो इंडियन की एक प्लानिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ 2014 के बाद, जब मोदी साहब आए कि हमने इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी और इनकी क्रिकेट सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलता है एक नॉर्मल कंट्री लगता है, तो इंडिया नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल के हम इसको नॉर्मल कंट्री वाला स्टेटस दें, दर्जा दें। उनकी अपनी पॉलिटिकल रीजनिंग थी जो भी। सो 10 साल बाद इंडियन कामयाब हो गए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल, मेरा ख्याल है इंडिया को इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनकी गवर्नमेंट को। खेले नहीं है ना हमारे साथ, एक अच्छी टीम नहीं खेलेंगी। इंग्लैंड, आपका इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह नहीं खेले। अभी तक तो खेल रहे थे, अब तो माशाल्लाह हम इतने काबिल हैं कि हमने ऐसा फ्यूचर टूर प्रोग्राम। इनके साथ कौन खेलेगा जो टीम में हमने बनाई हुई है? देख लें इनके साथ कौन क्राउड इनको देखने आएगा? अच्छा, वो आपका लोकल क्राउड ही देखना चाहता है, कराची छोड़ गया। अभी आप देखिएगा आपका पीएसएल कैसे बस्ट होता है। आपका कनेक्ट खत्म हो गया ना, एक सुपरस्टार से कनेक्ट होता है ना, वो खत्म हो गया। रेजिस्टेंस टू चेंज। आप और हम अगर कॉम्पिटेंट हैं तो इट इज आवर एनिमी। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट इज द सर्वाइवल ऑफ द पर्ची। डॉक्टर साहब ने धुआं निकाल दिया कानों से। सर जी, डॉक्टर साहब आज ऑन फायर। और मेरा ख्याल इतनी अच्छी बातें आप लोगों की, आपको ठंडक पड़ गई होगी। वैसे मैं तो हालांकि डिप्रेस बैठा हूँ, इतनी सारी चीज़ें देख के, क्या क्या प्लेयर्स हमने पैदा किया। अभी बहुत कुछ डॉक्टर साहब से बातें हो सकती थी। मैं फिर इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा फिर बुलाएंगे। और हमेशा ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और जैसे मैंने कहा था, मैंने बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर साहब जो भी आएंगे आधे आधे बांटेंगे, बट ही रिफ्यूज्ड। मैं आपके सामने फिर इनको ऑफर कर रहा हूँ, पेशकश कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। आप, मेरा प्रिविलेज है कि आप बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सर। थैंक यू।